ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि गुरु यानी बृहस्पति जब 12वें भाव में स्थित होता है तो उसके सामान्य रूप से क्या परिणाम देखने मिल सकते हैं। दो परिस्थितियां यहाँ देखी जाएंगी। एक कि बृहस्पति जब अच्छा है तो शुभ क्या परिणाम हो सकते हैं, और कमजोर या बलहीन या कुपित है तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उसका कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम जान रहे हैं गुरु यानी बृहस्पति जब 12वें भाव में हो तो किस प्रकार के परिणाम वह दे सकता है। तो पहली जो कंडीशन यहाँ देखेंगे वो ये है कि गुरु जब अच्छा है, अच्छे से पर्याय यह है कि गुरु अपनी राशि में है, मित्रवत राशि में है, उच्च की राशियों में है, और जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है वह ग्रह उसका स्वामी ग्रह कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, ताकत है उसके पास। दूसरा, लग्नेश सूर्य चंद्रमा और नवम भाव के स्वामी कुंडली में सही बैठे हैं, क्योंकि लग्नेश सूर्य चंद्रमा जो है कुंडली का मूल बल तय करते हैं, फंडामेंटल स्ट्रेंथ। अगर ये कमजोर पड़ेंगे, बाकी ग्रह आपके कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अपेक्षा के अनुसार परिणाम नजर नहीं आते, दशा आके बीत जाएगी, रिजल्ट नजर नहीं आएगा। तो पॉइंट ये रहेगा कि सूर्य चंद्र लग्नेश ये अच्छे होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए। और बृहस्पति अगर 12वें भाव में जैसा मैंने कहा ऐसी कंडीशंस बनाता है, और बाकी अगर अच्छे ग्रहों से, मित्र ग्रहों से संबंध है, शुक्र बुध या मंगल या केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से उसका संबंध ठीक ठाक है, तो वो अच्छे परिणाम देने की शक्ति रखेगा। तो अब यहाँ पे बात ये रहती है कि बृहस्पति जब शुभ परिणाम क्या क्या दे सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 12वां भाव देखिए गुरु के लिए एक अच्छा स्थान माना गया है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है। मोक्ष त्रिकोण वह चौथे, 8वें, 12वें भाव मिला के बनता है। तो मोक्ष त्रिकोण कुंडली के वो भाव होते हैं जो कि व्यक्ति को धर्म, दर्शन, अध्यात्म के प्रति प्रेरित करते हैं, और उनका मूल एक कार्य होता है वह ये होता है कि व्यक्ति को वो सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म अवलोकन के प्रति लेके जाएं। तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, इसके प्रति व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। तो गुरु, केतु, शनि ये ऐसे ग्रह, सूर्य गुरु केतु शनि ये ऐसे ग्रह हैं जो दर्शन, धर्म, आध्यात्म इनके लिए बहुत उत्तम माने गए हैं। और अगर ये मोक्ष त्रिकोण में अच्छी कंडीशंस में बैठते हैं तो ये काफ़ी हद तक जो है व्यक्ति को एक ऐसी मनस्थिति भी प्रदान कर पाते हैं जो कि नेचुरली सेल्फ अवेयरनेस के प्रति इंक्लाइंड होती है। तो ये एक अच्छा पक्ष हो गया। तो इसलिए पॉइंट ये होता है कि 12वें में गुरु के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। तो पहला एक जो बात नज़र आती है वो ये है कि अब यहाँ पे व्यक्ति आध्यात्मिक है कि नहीं, इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पे ये पॉइंट है कि बृहस्पति 12वें में ठीक ठाक है, और अगर व्यक्ति आध्यात्मिक रुझान नहीं भी रखते हैं, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन उनका नहीं भी है, तो भी कुछ चीज़ें हैं जो देखने मिलेंगी। पहला जो पक्ष होता है वो ये है कि गुरु जीवन के किसी न किसी एक पड़ाव पर, आप किसी न किसी एक उम्र पर आपको एक ऐसी स्थिति पे ले आके खड़ा करता है जिसको हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, जहाँ पे वो आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह उठा देगा कि आपके जीवन का कोई अस्तित्व है, कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, यहाँ जीवित है तो क्या कर रहे हैं, आपका असली जो है स्वरूप कोई है कि नहीं, यानी हु एम आई इन रियल टर्म्स, एब्सोल्यूट रियलिटी कुछ होती है नहीं होती है। जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं इनको व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी घटनाक्रम के चलते उजागर कर देता है। एनी लाइफ इंसिडेंट्स, एनी एक्सपीरियंसेस ये आपको मोटिवेट करेंगे या फोर्स करेंगे एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी दुविधा परिस्थिति में ले जाने के लिए जिसे हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, अस्तित्विक दुश्चिंता। दूसरा ये बात रहती है कि यहाँ पे व्यक्ति क्या महसूस करता है, अंदरूनी खालीपन। माया में आप भले ही कितने भौतिक रूप से प्रगतिशील क्यों ना हो, आपके पास दुनिया का पैसा हो सकता है, मान प्रतिष्ठा हो सकती है, संपन्नता हो सकती है, समृद्धि हो सकती है, फिर भी अधूरापन महसूस करेंगे, खालीपन महसूस करेंगे, व्यर्थता का भाव घेरे रहता है, मीनिंगलेसनेस महसूस करेंगे। अगर ये सारी चीजें हैं तो इसे टिपिकल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। गुरु इसको कहीं ना कहीं लेके आता है। अब पॉइंट ये आता है कि अब अगर गुरु अच्छा है तो क्या होगा कि ये व्यक्ति के भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन करता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि देखिए 8वें 12वें भाव जो होते हैं ये परिवर्तनों के होते हैं। 8वें भाव में गुरु के क्या परिणाम होते हैं, मैंने उसमें पहले ये सब बातें कही हैं। और 12वें में अगर देखोगे तो 12वें भाव में भी जो है 8वां 12वां भाव दुस्थान है, और दोनों के दोनों मोक्ष त्रिकोण के हिस्से हैं। पर ये दुस्थान क्यों है? दुस्थान इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति को जीवन में
उन चीज़ों से दूर करते हैं जिससे उनका बहुत ज़्यादा मोह बनता है या बहुत ज़्यादा उनका अहम निर्मित होता है। तो जो चीज़ ईगो या अटैचमेंट को बढ़ाएगी उसे 8वें और 12वें भाव काटेंगे। तो अगर गुरु अच्छा है तो ये व्यक्ति के भीतर ऐसी सिचुएशन लाइफ में तो क्रिएट करेगा, बट वो सिचुएशन फर्दर क्या करती है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, सकारात्मक परिवर्तन या बदलाव व्यक्ति के भीतर पैदा करती है, उसको प्रेरित करती है कि आप पहले से ज़्यादा सेल्फ अवेयर, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव और सेल्फ इंक्वायरी के प्रति एक इंक्लाइंड इंसान बने। तो ये एक बहुत उत्तम परिणाम है गुरु का 12वें भाव में। तो यहाँ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो आ रही है, बट ये व्यक्ति को पहले से एक बेहतर व्यक्ति बनाती, और सजग और ज्ञानी और अंदर से परिपक्व और अंदर से जागरूक। तो इसमें जो मैंने बात कही, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए लेके जाते हैं, डिटैचमेंट का एटीट्यूड बढ़ता है, वैराग्य की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जो हम भौतिक प्रगति, भौतिक चीज़ों से हम खुशी ढूंढते हैं उनकी प्रवृत्ति रिड्यूस होती है। तो टू सीक हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड, ये रिड्यूस होता है। दूसरा, वास्तविकता के प्रति जो स्वीकृति है वो बढ़ती है, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स रियलिटी, और ये व्यक्ति को जो है मोक्ष या जो एक बात कही आत्मबोध के लिए प्रेरित करता है। तो स्ट्राइव फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन, इनके लिए वो प्रेरित करता है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष है गुरु का जो 12वें भाव में देखने मिल सकता है अगर गुरु अच्छा है तब। दूसरा, ये व्यक्ति को और भी कई ऐसे गुण प्रदान कर सकता है जो व्यक्ति के भीतर बनते हैं समय के साथ। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे व्यक्ति को पहले से ज़्यादा वाइज, जिसको कहते हैं ज्ञानी, हाँ, तो ज्ञानी सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं है, समझकर व्यक्ति अपने जीवन में पहले से परिपक्व बनता है। अनुभव के साथ जो व्यक्ति कुछ सीखे वो ज्ञान है। तो यहाँ पे वाइज बनाए। दूसरा, परिपक्व यानी मैच्योरिटी देता है, थोड़ी विरक्ति वैराग्य के प्रति एक जो है रुझान पैदा होता है, प्रवृत्ति पैदा होती है। दूसरा, व्यक्ति काफ़ी शांत, पहले अगर आप जो है कुछ चीज़ों को लेकर के आसानी से विचलित हो जाया करते थे, तो अब पहले से क्या है, स्वीकृति की भावना बढ़ जाती है, यानी एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स रियलिटी इंक्रीज होता है और व्यक्ति को काफ़ी हद तक जो है ये शांत कर देता है। इसके अलावा यह आध्यात्मिक रुझान बढ़ा देता है, ज्ञान, धर्म, दर्शन, ईश्वर के प्रति जाना, अपने आप को जानना, इनके जो बड़े बड़े आध्यात्मिक या दार्शनिक प्रश्न होते हैं उनको, उनके प्रति व्यक्ति को बढ़ाता है। दूसरा, करुणा पैदा करता है, एम्पैथी, लोगों के प्रति दया और करुणा का भाव बढ़ा देता है, और एक जो हम दुख को झेलने की शक्ति होती है, एंड्योरेंस, उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी एक अच्छे पक्ष हैं जो गुरु के 12वें भाव में देखने मिल सकते हैं। अब अगर व्यक्ति के कुंडली में अच्छे आध्यात्मिक योग भी हैं तो क्या होगा कि ये हमेशा से ही नेचुरल इंक्लिनेशन ही होता है इंसान का, छोटी उम्र से ही किस तरफ, धर्म में, दर्शन में, अध्यात्म में, योग में, संन्यास में विरक्ति की प्रवृत्ति हो सकती है। मुमुक्षु होते हैं, मुमुक्षु यानी व्यक्ति जो मोक्ष के प्रति जो है कार्य करता हो, ना, ऐसी आकांक्षा होती है। तो वो चीज़ें जो है देखने मिलती हैं। इसमें छुपी हुई जो विज्ञान है, ज्ञान है, यानी ज्योतिष है, आपका योग है और तंत्र है, या हस्तरेखा विज्ञान है, या कोई भी ऐसे अकल्ट सब्जेक्ट्स जिसको कहा जाता है गुप्त विद्याएं, उनके लिए भी ये व्यक्ति को जो है प्रेरित करता है कि उसमें इच्छा रखें या उसको सीखें, तो उसके लिए भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। और 12वां भाव देखिए आइसोलेशन का होता है, एकांत का होता है। तो ये व्यक्ति को सामान्य रूप से काटता है, दुनिया से काटता है, और गुरु मतलब गहरा ज्ञान, गहरी सोच। तो अगर बाकी ग्रह ठीक ठाक हैं तो ये व्यक्ति को एकांत प्रिय बनाएगा, ये नहीं कि एकांत में आपको जो है परेशानी हो रही है। व्यक्ति को नेचुरली आइसोलेशन, सॉलिटरीनेस जिसको बोलते हैं, पसंद होती है। रिजर्व्ड एटीट्यूड होता है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं होती कि बहुत तमाम दोस्त हैं, दुनियादारी से बड़ा कनेक्शन है, ऐसा नहीं। शनि, गुरु, केतु ये नेचुरली डिटैच करते हैं। अगर ढंग के बैठे और 12वें में इनका प्रभाव ताकतवर है तो ये आइसोलेशन बढ़ाएंगे, रिजर्व्ड एटीट्यूड बढ़ाएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल बना देते हैं। आप आसानी से हर किसी के साथ आसानी से ओपन अप नहीं होते, और उसमें जो है कोई बुरी बात नहीं। दूसरी बात ये रहती है कि व्यक्ति को काफ़ी सोच के गहरी सोच प्रदान करता है, यानी जो हमने बात कही, बड़े बड़े प्रश्न, गहरी गहरी चीज़ें, उनके बारे में व्यक्ति सोचे, चिंतन करे, मनन करे और सीखे, कुछ नया सोचकर अपने एक इंसाइट्स डेवलप करे, वो भी यहाँ पे देखने मिलता है। दूसरा, ये लॉस, 12वां भाव क्या होता है, व्यय।
तो व्यय में देखिए देखिए ये हो सकता है कि कोई भी अन्य चीज़ों का व्यय हो सकता है, कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा ये, पर मुख्य रूप से अगर गुरु अच्छा है या सूर्य वगैरह वहां बैठ गए हो खास तौर से उसके साथ में, तो ये लॉस ऑफ ईगो, लॉस ऑफ डिजायर्स पैदा करता है, एक समय के बाद जरूर करेगा। तो अगर अच्छे आध्यात्मिक योग भी बनते हैं और सूर्य या गुरु ये सब का प्रभाव ठीक है, तो लॉस ऑफ ईगो, लॉस ऑफ डिजायर्स, तो लॉस ऑफ फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत तोप समझता है कि नहीं मैं ये हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना ठिकाना, ये जो चीजें हैं ना स्टूपिड ईगो, ये स्टूपिड ईगो को काटता है। तो गुरु क्या है? ज्ञान। 12वें भाव में लॉस ऑफ डिजायर्स पैदा होता है, तो इच्छा, भौतिक इच्छाओं के प्रति, मुमुक्षुत्व की इच्छा नहीं, मुमुक्षुत्व यानी डिजायर फॉर लिबरेशन, वो रहेगी, पर यहाँ पे डिजायर्स, अदर डिजायर्स टुवर्ड्स मटेरियल वर्ल्ड रिड्यूस होते जाते हैं, क्योंकि उसमें खोखलापन और व्यर्थता का भाव पैदा होता है, मीनिंगलेसनेस इन मटेरियल डिजायर्स देखने मिलता है। तो ये, और ये देखिए ये हर केस में नहीं होगा, ये अच्छे आध्यात्मिक योग होंगे तभी होगा, और जितना गुरु बलवान होगा उतना ज्यादा होगा। इसके बाद ये रहती है कि ये व्यक्ति को ज्ञान के प्रति द्रवित बनाता है, नॉलेज ड्रिवन बनाएगा, और एक अच्छी खास बात ये रहती है कि नॉलेज वह जो अपने ऊपर अप्लाई करें, ये नहीं कि पढ़ करके हम दूसरों के सामने बहुत चैंपियन बन रहे हैं, वैसा नहीं। यहाँ पे ऐसा कि भाई जो हमने ज्ञान हासिल करा अपने ऊपर अप्लाई करा। ज्ञान, आध्यात्म वह होता है जो अपने ऊपर लागू किया जाए, खुद के ऊपर लागू करके हम आत्मबोध कर सके, ईश्वर का दर्शन कर सके, वो उसका उपयोग है। दूसरों के सामने अपने आप को बहुत ज्ञानी साबित करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। तो ये एक अच्छा पक्ष है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कैन बी सीन। दूसरा इसमें यह भी देखने मिलता है कि जो नेचुरल ब्यूटी वाली प्लेसेस होती, प्राकृतिक सौंदर्य वाली और जो एकांत वाली जगहें होती, उनमें व्यक्ति को रहने के लिए एक नेचुरल वो देता है इंक्लिनेशन कि भाई हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे हमारी थोड़ी शांति हो, जहाँ पे थोड़ा प्राकृतिक सौंदर्य हो, जहाँ पे बहुत भीड़ भड़का ना हो, जहाँ पे प्रदूषण ना हो। इस तरीके की जगहों पे एक नेचुरल टेंडेंसी देता है कि मैं भले ही वो रहते हो या ना रहता हूँ, पर एक प्रवृत्ति पैदा करता है, इच्छा पैदा करता है कि हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे हमें मानसिक शांति प्रदान हो, ना कि हम बहुत बड़ी ऐसी कोई बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहें जहाँ पे सुख सुविधाएं तो सारी हैं पर शांति बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ये, अगर कुंडली में ऐसे 12वां भाव विदेश का भी होता है, अगर गुरु ने ऐसे योग बनाए हैं जो विदेश लेके जा सकते हैं, तो ये विदेश लेके व्यक्ति को जा सकता है अगर कुंडली में ऐसे योग हैं। अन्यथा 12वां भाव ट्रैवल्स का होता है, तो बृहस्पति इसमें ट्रैवलिंग दे सकता है अपनी दशाओं में या ऐसे ग्रहों की दशाओं में जो उसके साथ योग बनाते हैं, तो ट्रैवल देखने मिल सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स देखने मिल सकते हैं, पिलग्रिमेजेस देखने मिल सकती है, धार्मिक स्थलों पर यात्राएं, क्योंकि गुरु धार्मिक यात्राएं होता है, आध्यात्मिक यात्राएं होता है, तो उनके लिए भी अच्छा होता है। तो ये बड़ा अच्छा पक्ष है। और एक और जो पॉइंट है वो ये है कि देखो गुरु चौथे पे दृष्टि देगा, तो इसमें एक बात क्लियर कट होती है कि चौथा भाव क्या, सुख शांति, मानसिक शांति, सुख। तो पॉइंट ये है कि बृहस्पति 12वें में, और अगर चौथे भाव पे शनि केतु वगैरह का प्रभाव है, तो ये बात पूरी तरह निश्चित हो जाएगी कि आप भौतिक जगत में कामयाब कितने ही हो जाएं, सुख नहीं प्राप्त कर सकते। यू कैन नॉट बी हैप्पी एंड कंटेंट एंड सेटिस्फाइड फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड नो मैटर हाउ मच अकम्प्लिश्ड और सक्सेसफुल यू आर। यह असंभव होगा, क्योंकि अल्टीमेटली बृहस्पति क्या है, उस दिशा में लेके जाएगा जो अभी पॉइंट मैंने बोले, आपको प्रेरित करता है कि भाई थोड़ा अपने आप को जानो, हाँ, सिर्फ माया में ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं जिनकी शिक्षा और काम के लिए अच्छा हो सकता है, अन्य योग कुंडली में जरूर देखें। इसमें मेडिसिन, लाइफ साइंस, फिटनेस, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन आ सकते हैं। फिर गुप्त विद्या जैसे ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान या कोई भी ऑकल्ट सब्जेक्ट इसमें रह सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए अच्छा है। फिर फिलॉसफी है, जो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, वो देख सकते हैं। राइटिंग, लेखन के लिए बहुत अच्छा है। नृत्य, डांस के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए अच्छी सिचुएशन हो सकती है। टैक्स है, इंश्योरेंस है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इनके लिए अच्छा हो सकता है। विदेश में काम करने के लिए अच्छा रह सकता है। ऐसे योग कुंडली में बनने चाहिए। एक चीज जो गुरु 12वें भाव में देता है वो ये है कि ये विवाह के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। अब वो अच्छा बैठे और कितना ही कमजोर बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता। 12वें भाव में गुरु नेचुरली, शनि गुरु केतु 12वें में विवाह के लिए शुभ स्थितियां नहीं कही गई हैं। उसका कारण है, कारण यह है कि देखिए 12वां भाव दाम्पत्य सुख का भी होता है, इट इज द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स, एंड 12वां भाव भी मोक्ष का भी हिस्सा है। तो अब ये कंट्राडिक्टिंग है, एक ही तरफ 12वां भाव मोक्ष भी दिखा रहा है कि भाई दुनियादारी से डिस्कनेक्ट हो गए और आत्मबोध को प्राप्त कर लिया, और एक ही तरफ 12वां भाव जो है अत्यंत तामसिक सुख भी दिखा रहा है, जिसमें हम शारीरिक संबंधों की बात करते हैं, कॉन्जुगल ब्लिस की बात करते हैं, दाम्पत्य सुख की बात करते हैं, बेड प्लेजर्स की बात करते हैं। तो ये दोनों जो विरोधाभासी एरियाज हैं
ये 12वें भाव से ही देखे जाते हैं, बट अब इससे दिखाई पड़ता है कि इसमें जो ग्रह बैठेगा 12वें में कौन सा एरिया एक्टिवेट होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखो बृहस्पति जो है ज्ञान, धर्म, शिक्षा, विद्या, अध्यात्म का ग्रह है, मोक्ष, संन्यास का ग्रह है। शनि केतु भी सेम चीज है। तो अगर शनि गुरु केतु 12वें में बैठेंगे तो ये किसी न किसी सूरत में एक समय पे व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में, एक तो विवाह जल्दी नहीं होने देते, और जब भी होता है तो उसमें दाम्पत्य सुख की कमी करते हैं, इमोशनल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस पैदा करते हैं, डिटैचमेंट, आइसोलेशन पैदा करते हैं, क्योंकि उनका नेचर होता है कि 12th हाउस इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, नॉट फॉर मटीरियल लाइफ और फैमिली लाइफ और कॉन्जुगल लाइफ। उसके लिए एक्टिवेट नहीं होगा। पर अगर मान लो मंगल, शुक्र, सूर्य, राहु ये सब बैठेंगे 12वें में, तो ज्यादातर क्या हो जाएगा कि वो मटीरियल लाइफ यानी वो कॉन्जुगल लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, बेड प्लेजर्स के लिए, इन सब के लिए बढ़िया अच्छा माने जाते हैं। वो मोक्ष, धर्म, संन्यास, आध्यात्म के लिए मतलब नहीं है उनको। तो बात यह है कि जो 12वें में बैठेगा वो दिखाएगा कि कौन सा एक्टिवेट होना है और मतलब कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा, स्पिरिचुअल लाइफ का या मटीरियल लाइफ का। तो यहां पे गुरु इस वजह से 12वें में विवाह के लिए अच्छी स्थिति नहीं बनाता। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि अब गुरु कमजोर हो जाए तो क्या होगा। तो कमजोर का अर्थ है कि 12वें भाव में नीच है, नीच भंग नहीं बनाता। लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा कुंडली में कमजोर पड़े हुए हैं, उसको सपोर्ट नहीं देते गुरु को। नवम भाव, 9वें भाव का स्वामी जो है वो अच्छा नहीं है। ऐसे ही जिस ग्रह की राशि में गुरु बैठा है उसकी कंडीशन कुंडली में खराब हो गई है, और गुरु जो है कमजोर शत्रुगत राशियों में है, खराब ग्रहों से मंगल, शनि, राहु, केतु से जो है अफ्लिक्ट हो जाता है। 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों से पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। और जैसा मैंने कहा, खास तौर से रिमेंबर दैट लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो बृहस्पति 12वें में कमजोर माना जाएगा। जितने ज्यादा उसके ऊपर पाप प्रभाव बढ़ेंगे उतना ज्यादा वो नकारात्मक माना जाएगा। और अगर कुंडली में वो मार्केश है या 6ठे, 8वें भावों का स्वामी है तो उसके पास शत्रु पक्ष भी होगा, यानी नुकसान करने की ताकत भी होगी। तो अब ये जितने भी पॉइंट्स मैच करते चले जाएंगे उतना ज्यादा बृहस्पति के पास ताकत, नकारात्मकता की बढ़ जाती है, और उतने ही वो दुष्परिणाम देने की शक्ति देगा, रखेगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या रहते हैं उनको देखेंगे, और फिर से एक बात कहते हैं कि कुंडली को पूरी तरह देखिए फिर किसी निष्कर्ष पे आइए। एकदम से जंप नहीं करना है कि भैया गुरु 12वें में था और उच्च का हो गया तो बड़ा ब्रिलियंट है और नीच का हो गया तो बिल्कुल तबाह है, ऐसे नहीं करना है। बाकी ग्रहों को देखें, कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थितियों को देखें, फिर किसी नतीजे पे आइए कि हाँ इस तरीके के रिजल्ट्स हमको देखने मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये रहेगा कि अगर गुरु कमजोर पड़ जाए तो क्या होता है। तो अगर खराब हो जाता है तो पहली बात क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो अभी भी आएगी, मीनिंगलेसनेस, इनर एम्प्टीनेस, ये सब अभी भी आएगा, खोखलापन, अधूरापन, खालीपन अभी भी आएगा। बट प्रॉब्लम ये होगा कि पहले जो वो कैपेबिलिटी रखता था, क्षमता रखता था कि व्यक्ति को सकारात्मक परिवर्तन दे देगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, वो अब नहीं होगा। यहां पे अब नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो अब इसीलिए मैंने बात कही, इसमें लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा की भूमिका अहम है। अगर वो सही नहीं बैठे हैं तो यहां पे परिणाम सही नहीं आएंगे। व्यक्ति के भीतर क्या है, उन्माद, हताशा, निराशा बढ़ जाती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, पैनिक, फोबिया, होपलेसनेस, गिल्ट, ये सब बढ़ता चला जाता है। डेथ एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है, चीजों के छूट जाने का भय भयंकर होता है। गिल्ट बढ़ती है किसी भी चीजों को लेकर के। अतीत में जीने की आदत बढ़ा देता है, अतीत से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ग्रजेस होल्ड करते हैं। एक अच्छी आइडेंटिटी, परिपक्व जिसको कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी या ईगो डेवलप नहीं हो पाता है। हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि भाई हमारे साथ तो दुनिया ने बहुत गलत करा, हम तो कब हमेशा से जो है अच्छे थे और दूसरे लोग बुरे थे, और हमने तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाए। ये जो एक विक्टिम कार्ड खेलने की आदत होती है, ये एक पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, ये इसकी वजह से पैदा होता है। दूसरा, ब्लेम गेम्स, कि भाई ब्लेम्स देना या एक्सक्यूजेस की फला वजह से नई चीज़ें हो सकी, या किसी स्थिति की वजह से नई चीज़ें हो सकी, किसी अन्य लोगों की बदौलत नहीं हो सकी, तो ये ब्लेम्स, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। दूसरा, इसमें टेम्पररी इंक्लिनेशन देखने मिलेगा, क्षणिक, थोड़े समय के लिए, कि भाई हाँ थोड़ा बहुत इंसान जो है टटोलता फिरे कि हाँ थोड़ा बहुत हम धर्म से जुड़ना है, थोड़ा अध्यात्म में थोड़ा बहुत कभी कदार जो है एक्सप्लोर कर लें, बट ये लंबे समय टिकता नहीं है। तो टेम्पररी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजन और स्पिरिचुअल लाइफ दिखता है, लॉन्ग टर्म इसको फॉलो नहीं कर पाते। दूसरा, शेयर डिससेटिस्फैक्शन, कभी भी जिंदगी में खुशी और सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, कुछ भी कर ले नहीं होगी। तो आप कामयाब हो अलग बात है, बाकी चीज़ें जिंदगी में वो अलग बात है, बट
सुख नहीं होगा। तो शेयर डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अधूरापन, खालीपन खाता रहता है। और एक पॉइंट होता है कि जिसमें अशांति बढ़ती है, पीस, नो पीस एट ऑल। दूसरा, जैसा मैंने कहा, विवाह के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती थी, और खासतौर से महिलाओं के केस में, क्योंकि गुरु पति का कारक होता है तो और भी ज़्यादा नकारात्मक माना जाएगा। हालांकि ये दोनों लोगों के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए अच्छी स्थिति है नहीं विवाह के लिए। बट ये रहती है कि अगर 12वें में गुरु कमज़ोर है तो महिला के लिए ज़्यादा दिक्कतदेह है, क्योंकि इसमें विवाह के लिए खराब होता है। तो या तो शादी होने नहीं आती है, होती है तो चल नहीं पाती है, या तो पति या पत्नी को कोई कष्ट बने रहेंगे, या विवाह में जो है सुख नहीं होता, शांति नहीं होती, कलेश बने रहते हैं, अलगाव बन जाता है, तलाक हो सकता है, या जैसा मैंने कहा, नो कॉन्जुगल लाइफ, नो फिजिकल सेटिस्फैक्शन, नो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कुछ नहीं होगा। तो गुरु उसको काट डालेगा, ख़त्म कर देगा। और अगर शनि केतु वगैरह तो और ज़्यादा बढ़ेगा ये। इसके बाद या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि या फिर 12वें में अगर कोई ग्रह ऐसे कमज़ोर हो गए हैं या खराब प्रभाव दे दिए हैं, और जैसे मंगल, शुक्र, राहु, और इनका जो है कुंडली में ऐसा दुष्परिणाम आ रहा है जो कि रिलेशनशिप्स कई सारे दे, प्रोमिस्क्यूटी बढ़ा देता है। मतलब हमेशा जो है आप किसी एक रिश्ते में लॉयल नहीं रह पाते, ईमानदार नहीं रह पाते, तो कई सारे संबंध बनते हैं, चलते एक भी नहीं है, और किसी में कमिटमेंट, किसी में ट्रस्ट नहीं डेवलप होता, किसी में लॉयलिटी डेवलप नहीं होती, और एट द एंड व्यक्ति को ये अकेला करता है। तो या तो ये चीज़ नज़र आ सकती है। इसके अलावा 12वें में कोई कुसंगति है या कोई खराब आदतें हैं, ऐब है, कोई भी देखने मिल सकती हैं। कोई भी नशे या किसी की चीज़ों की लतें हैं, लत किसी भी तरीके की देखने मिल सकती है, चाहे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या सब्सटेंस अब्यूज़, या गैम्बलिंग, या कोई सेक्स एडिक्शन, कुछ भी डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर, देखने मिल सकता है। इसके अलावा लॉसेस, 12वां भाव व्यय का होता है। अगर गुरु कमज़ोर के बैठेगा तो लॉस देने की कैपेबिलिटी होगी। अब वो कुंडली पे निर्भर करेगा, पैसे का नुकसान, संपत्ति का नुकसान, कि ज़मीन जायदाद थी, बिक गए, छूट गए, या बर्बाद हो गए, या पैसा रुपया था वो कहीं चला गया, नुकसान में चला गया। लोगों का नुकसान, कि लोग आपके या तो अच्छे जीवन, लोग जो जीवन में अच्छे लोग हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, आप खुद ही उन्हें दूर कर देते हैं, या फिर किसी अन्य परिवार के सदस्य का नुकसान। वो कुंडली पे डिपेंड करेगा, वो कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, कुछ भी। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़, भाग्य, गुरु क्या है, भाग्य, भाग्य का नुकसान। तो अगर नवम भाव भी कमज़ोर है तो भाग्य पक्ष को कमज़ोर कर डालेगा। भाग्य का अर्थ होता है ऐसी सुरक्षा जो व्यक्ति को जीवन में दुख से बचाती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सफरिंग, मौके प्रदान करती है। आप जो है जीवन में कंपैरेटिवली आसानी से जो है अपने चीज़ों को हासिल कर पाते हैं, यही भाग्य है। भाग्य को ख़त्म कर देगा, संघर्ष बढ़ा देगा, स्ट्रगल्स, डिले, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है अगर ऐसे योग है कुंडली में, तो क्योंकि छठे पे भी दृष्टि होगी तो स्वास्थ्य को कोई नुकसान दे रहा है। 12वां भाव अस्पतालों का होता है, तो अस्पताल यानी कोई या तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या अस्पताल में बार बार जाना पड़ रहा है, या करियर में प्रॉब्लम्स है, कांस्टेंट इनस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, करियर इनस्टेबिलिटी है। अगर बृहस्पति 12वां भाव में बहुत ही अत्यंत मार्केश होकर बैठा है और उसने आयु को खत्म करने के योग बना दिए, तो मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। पर फिर से पॉइंट ये है कि बाकी कुंडली को देखिए, हम यहाँ पे जो बात बता रहे हैं आपको खाली जानकारी की तरह लेनी है। ट्रीट इट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग मोर देन दैट। इसके बाद ये कई लोगों के साथ संबंधों को खराब कर सकता है। अगर खराब है तो, गुरु कमज़ोर है तो उसमें चाहे आपकी संतान हो, या तो बच्चे हो नहीं पाते, होते तो उनसे संबंध खराब हो जाते। गुरु या तो शिक्षक मिलते नहीं है, होते हैं तो उनसे संबंध खराब हो जाते। शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं, सीखने समझने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है, या तो ज्ञान का गलत उपयोग दिखाता है, कृतज्ञता का भाव दिखाता है, शैलो ईगो दिखा सकता है, हिपोक्रेसी, पाखंड बहुत ज़्यादा है, देखने मिल सकता है। किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार या ऐसी गतिविधियों में व्यक्ति को ले जा सकता है। और इससे हम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स देख सकते हैं जो पैसे का गबन घोटाला करते हैं कहीं पर भी। तो वो ये सब चीज़ों के लिए गुरु 12वें में पूरी तरह जिम्मेदार है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई योग कैसे हैं। तो आपको ये देखिए कि 12वें भाव में गुरु के अत्यंत उत्तम कोटि के परिणाम हैं अगर वो अच्छा हो जाए, और अत्यंत नकारात्मक परिणाम भी हैं जो अगर वो खराब हो जाए। तो आपको जो मैंने बताया वो एक जानकारी की तरह लेंगे और बाकी कुंडली को देखेंगे, फिर किसी निष्कर्ष पे आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा आप आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।